वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम तिमाही परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम 1 से 3 तक के चैप्टर 1 से 3 तक के प्रश्नों को बताएंगे। पिछले वीडियो में कुछ स्मरणीय बिंदु जो चैप्टर 1 से 6 तक आपकी तिमाही परीक्षा में आना है उसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया है, उसको आप लोग देख लेंगे तो आगे इसको समझने में आसानी होगी। चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। जो 1 नंबर के प्रश्न है उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रकार का प्रश्न होता है सही विकल्प। तो 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। ऐसी बड़ी से एचसीएफ क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। फिर 12 और 15 का एचसीएफ 3 होगा। 3 से दोनों कट जाएंगे। 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर दो संख्याओं का गुणनफल यदि 32 दिया है, उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो गुणनफल में 8 का भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 और 7 का महत्तम सापवर्तक, तो दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों काट सके, तो 1 हो जाएगा। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। फिर संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उनका अनुपात निकालेंगे, 12:1 आ जाएगा उत्तर। फिर निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो √2, √3, √5 सभी अपरिमेय है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा उत्तर में। फिर 12, 15, 21 का एलसीएम, तो 12, 15, 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 420 आता है। फिर यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है तो एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम निकालना। यहाँ पर क्या दिया था? एलसीएम दिया था, एचसीएफ निकालना था। यहाँ पर गुणनफल 135 दिया है, एचसीएफ 3 दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो उसी तरह 135 में 3 का भाग देंगे, उत्तर 45 आ जाएगा। फिर 17, 23 और 28 का एचसीएफ, तो कोई भी इसमें कॉमन ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे तीनों कट जाए, तो एचसीएफ 1 होगा। फिर 11 और 13 का एचसीएफ क्या है? तो ये भी 1 होगा, दोनों भाज्य संख्या है तो एचसीएफ 1 होगा। 8, 9, 25 का एलसीएम, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो ये 1800 आ जाएगा, 1800। 5 √2 कैसी संख्या है पूछ रहा है, तो ये अपरिमेय होगी क्योंकि परिमेय और परिमेय का योगफल, गुणनफल, भागफल जो भी करेंगे सब अपरिमेय आएगा। फिर 15 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है तो 60 हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न रहता है 1 नंबर का रिक्त स्थान। तो संख्याओं 8, 9, 25 के एचसीएफ, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। √2 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का एचसीएफ 45 होता है। फिर √2 अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है सत्य सत्य। तो एक प्राकृत संख्या का भाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते अद्वितीय होता है। पिछला वीडियो ध्यान से आपने देखा है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो ये सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है तो असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय के अलावा परिमेय भी होती है। अब कह रहा 15, 21 का एलसीएम 105 होता है तो सत्य है। अब क्या कह रहा है? 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो यह सत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय है। फिर दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है तो ये सत्य है। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है तो ये भी सत्य है। अब इसके बाद चौथे प्रकार का प्रश्न सही जोड़ी होगा तो 306 और 657 का एचसीएफ तो 9 होगा। √2 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय होगी और 9, 27 का एलसीएम 27 होगा। अब इसी तरह पांचवा प्रश्न होगा आपका, एक शब्द में उत्तर देना है तो 94, 404 का एचसीएफ 2 होगा, 2 से दोनों कट जाते हैं। 156 का भाज्य गुणनखंड, तो जैसा हमने बताया था वैसे भाज्य गुणनखंड लिखना है। आंसर में आपका 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 आएगा। दो प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है? तो दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ आप ए बी इंटू एलसीएम आप ए बी लिख देना है आपको। फिर 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो 60 होगा। फिर 5वां प्रश्न है, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो हाँ, उत्तर में हाँ लिख देना है। संख्याओं 8, 9, 25 का एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा। संख्या 5005 का भाज्य गुणनखंड, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। अब इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 से ये 15 तक जो प्रश्न दिए हैं इनको आपको अच्छे से हल कर लेना है, अपने रफ में लगा के अभ्यास कर लेना है। तो इसी में से कुछ प्रश्न आपके
परीक्षा में आएंगे। और इधर भी कुछ प्रश्न दिए हैं, कुल मिला के 31 नंबर तक प्रश्न दिए हैं, इन सबको आपको अभ्यास कर लेना है। जैसे दिया है 4 की पावर n प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो इसको भी बताया है, तो इसको कर लेना है। √2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को ध्यान से आपको एक एक प्रश्न हल कर लेना है। अब इसमें स्मरणीय बिंदु दिया है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये आपको बताया है पहले भी, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अक्सर परीक्षा में आता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय होता है। दो संख्या उनके एचसीएफ एलसीएम में संबंध, तो यदि दोनों संख्या ए और बी है तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी होता है। √2 √3 √5 प्रकार की जितनी संख्या है सभी अपरिमेय होती हैं। अब यदि p कोई भाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय का जरूरत पड़ता है जिसे आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार चैप्टर 1 हो गया। अब चैप्टर 2 में सबसे पहले सही विकल्प आता है, तो सही विकल्प देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। पिछला वीडियो देखा है आपने तो ये उत्तर सब आपको बन जाएंगे। यदि शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक वो एक ही शून्यक होता है, वो माइनस बी अपान ए होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक तो प्लस माइनस √3 होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक तो -2 -5 होते हैं। बहुपद x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स पावर 4 प्लस 1 के लिए घात, तो x का इसमें गुणा करेंगे तो ये x पावर 4 है 5 हो जाएगी, तो घात 5 होगी। जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। यदि द्विघात बहुपद के शून्य -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होगा। किसी बहुपद में कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो हमने पहले बताया x अक्ष में देखना रहता है तो x अक्ष लिख देना है। फिर 9वां प्रश्न है, बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात कितनी है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल पूरा c अपान ए, a की जगह 1 है, c की जगह 24 है, 24 हो जाएगा। फिर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योगफल, तो माइनस बी अपान ए, तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो जहां चर की घात पूर्ण संख्या नहीं वही बहुपद है, वो बहुपद नहीं होगा। तो 1/x, तो x की घात यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है तो 1/x माइनस 1 यही क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इसी तरह रिक्त स्थान। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक, तो बताएं केवल एक ही शून्यक होता है, क्या होता है, माइनस बी अपान ए। दो बहुपदों का गुणनफल करेंगे तो एक बहुपद ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x के शून्यों का योग, तो माइनस बी अपान ए, तो -4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यों का गुणनफल, तो सी अपान ए, तो 8/1 तो माने 8 हो जाएगा। अब यदि k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 का शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा, तो शून्य दिया है -3, तो k का मान x की जगह क्या लग देंगे, -3, तो k का मान क्या आ जाएगा, 4/3। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जितनी घात होगी उतने शून्यक हो सकते हैं। अब 8वां प्रश्न है, यदि y³ -2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 2 की घात कितनी है, तो इसकी घात अधिकतम 3 है तो 3 लिख देंगे। अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा तो -5 हो जाएगा, -5/बी अपान ए, -5/2 हो जाएगा। सत्य सत्य बीजी व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो चूंकि यहाँ पर x में रूट लगा है तो ये सत्य हो गया। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है तो यह असत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। फिर नीचे वही प्रश्न आ गया, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है तो सत्य होगा। n घात वाले बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, n तो सत्य है। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं तो ये भी सत्य है। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपान ये भी सत्य है। अब सही जोड़ी देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एस के शून्यकों का योग, तो माइनस बी अपान होता है। फिर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 है त्रिघात हो गया। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 है तो रैखिक बहुपद हो गया। और शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए होता है।
अब फिर इसी तरह पांचवा प्रश्न है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो एक होती है। द्विघात बहुपद की घात द्वि होती है, दो होगी। त्रिघात बहुपद की घात तीन होगी। अब नीचे जो चित्र है उसमें शून्य बताना है, तो एक्स एक्स को दो जगह काट रहा है तो दो हो जाएगा। तो इस तरह से एक नंबर के प्रश्न हो गए। बाकी ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से रफ में अभ्यास कर लीजिए, तो आपका जो है ये अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए चैप्टर 3 में, तो एक नंबर वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण, तो निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक रैखिक समीकरण कह रहा है। दो चर हो, घात एक होते हैं, 5x प्लस 6y बराबर 7 होगा। अब यदि 1 अपान A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो रैखिक समीकरण का युग्म जो है कैसा हल होगा? तो अद्वितीय होता है। शर्त आपको याद रहेगी तो बन जाएगा। अब यदि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो क्या होता है? रेखाएं जो है समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाए कोई हल नहीं होगा। अब यदि तीनों अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती होती हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। फिर रैखिक बहुपद, वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इस तरह कई तरह से दिया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। युग्म दिया है, अद्वितीय हल होने की शर्त A1 अपान A2 प्लस इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यही प्रश्न यहाँ दिया है कि ये है तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। अब यहाँ पे क्या पूछ दिया कि यदि हल अद्वितीय है तो उसकी शर्त बताओ, तो ये हो गया A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। मतलब एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर दो तीन तरह से पूछ सकता है। इसी तरह ये भी प्रश्न वैसे है, रैखिक बहुपद का युग्म जो दिया है इसका कोई हल नहीं होने की शर्त, तो तीनों ये है कोई नहीं होने की शर्त माने ये समांतर होगा, तो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अब इसमें अनंत अनेक हल होने का क्या है कि तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से उसी, यदि आपको ये शर्त याद है तो आप कोई भी प्रश्न आएगा घुमा फिरा के तो आप उसको हल कर सकते हैं। अब रिक्त स्थान कह रहा है समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c के रूप में रखा जा सकता है। abc वास्तविक संख्या है, ab दोनों शून्य नहीं है, तो x और y में एक द्विचरीय रैखिक समीकरण है। क्या लिख देना है? x y में एक द्विचरीय रैखिक समीकरण है। अब यदि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k और x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो k का मान क्या है? यहाँ x y का मान रख देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार सत्य सत्य दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनंतः एक हल होते हैं, तो सत्य है। युग्म के तीन कंडीशन है, लेकिन यदि एक ही समीकरण है तो उसके अनेक हल होंगे। कक्षा 9 में पढ़ा है आप लोगों ने, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसमें निरूपित करने वाली रेखा का परिस्थित एक बिंदु होता है, तो ये भी सत्य है। समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y इक्वल टू 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तो सत्य है। इसमें शर्त का लगा के आप A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 करके ज्ञात कर सकते हैं। अब पहला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 में कि A1x माने द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इसका एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है? A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अब दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यदि ये दिया है तो रेखाओं क्या होंगी? ये जो है तो समांतर होंगी, उनका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं लिख देना है। अब ये युग्म दिया है और ये तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगी, तो ये यहाँ पे संपाती लिख देना है। और पांचवा दिया है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 रख दे तो y का मान -3/2 होगा। अब एक शब्द में उत्तर दिया है, तो दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप तो यही है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये लिख दिए। फिर कह रहा है रैखिक समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3 है और x बराबर -2 है, y बराबर 5 है, तो m का मान -1 होगा। अब कह रहा है दो संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 है, तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। तो मान लिया संतरे की कीमत x और सेब की कीमत y है, तो 5 दो संतरे तो 2x धन 5y बराबर 70, ये हो गया रैखिक समीकरण का बीजीय रूप। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं जो शर्तें हैं, इनको आपको याद कर लेना है। यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है तो हल जो है द्वितीय होगा। ये जो है तो द्विचरीय रैखिक समीकरण युग का मानक रूप है। अब यदि तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगे, अनेक हल होंगे। और यदि ये
दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर होगा, कोई भी हल नहीं होगा। यदि समीकरण का हल होता है तो संगत होते हैं, हल नहीं होता है तो असंगत होते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए, इनको आप अच्छे से अपने अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे लगभग, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप चैप्टर 3 तक के प्रश्नों को हल कर पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से प्रश्न दिए हुए, यहाँ पर वही स्मरणीय बिंदु दिया है। तो इस तरह से चैप्टर 3 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बता दिए, 1 नंबर वाले, और बड़े प्रश्न भी 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। इनको आप अच्छे से अपने रफ में प्रैक्टिस कर लीजिए। जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब अगले वीडियो में हम आपको 4 से 4, 5, 6, 4 से 6 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको हल करिए। जो नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करिए। सभी को मेरी